हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 12। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हीजू देखती है किडनैपर जो होता है सायन को गन पॉइंट पे रखता है और एकदम से गोली चला देता है, जिसकी वजह से सायन नीचे की तरफ गिर जाता है और हीजू उसके पास रोते रोते आती है और हमें पता चलता है पर ये हीजू का सपना होता है। वो अपनी नींद से जग जाती है और उसे ह्योक रिपोर्टर का कॉल आता है। वो बता रहा होता है उसे कि यहाँ पर सायन की सारी जो है एसेट वगैरह डोनेट हो रहे हैं। तो हीजू बोलती है मैं आ रही हूँ, पर ह्योक मना कर देता है और हम देखते हैं ह्योक को जो रिपोर्टिंग कर रखा होता है उस जगह की, और ये भी बताता है कि जो सायन है उसने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन ले लिया है। हम सायन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके सारे सामान को हटाया जाता है और उसके सारे कलीग्स वगैरह देख रहे होते हैं काफी दुखी की नजरों से। अगली सीन में हम देखते हैं 1 मंथ पहले की रिपोर्टिंग में, जिसमें हीजू बता रही होती है सायन के बारे में और क्या क्या उसके साथ हुआ है और किडनैपर के बारे में भी। वो ये भी बताती है कि जितनी भी किडनैपर और मर्डरिंग हुई थी बच्चों की, वो सारी उसी किडनैपर ने की थी। हीजू अपनी रिपोर्टिंग में ये बताती है कि जो रियल सायन हो उसको ऑन द स्पॉट पुलिस ने गोली मार दिया है। और हम देखते हैं सायन की मम्मी को, जो ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है और वो याद करती है जब उसने रियल सायन को बंद कर रखा था और वहाँ पर वो चिल्ला के बोलता है मुझे बाहर आना है, पर वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं कर रखा है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इस बात को याद करके वो काफी तेज रोने लग जाती है वहीं पर ही। दूसरी तरफ हम सायन के पापा को देखते हैं जो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए बोलते हैं। अगर सिर्फ हम हीजू को देखते हैं जो जा रही होती है और आसपास देखते हैं क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है, वहाँ पर सब लोग खुशी खुशी उधर जा रहे होते हैं। वो अपने घर पर आती है और वहाँ पर अपने घर की क्रिसमस ट्री को भी सजा रही होती है। फिर हम कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर सायन की मम्मी को लाइफ प्रिजन के लिए बोला जाता है, पर उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे डेथ पेनल्टी चाहिए। सायन की मम्मी की सेक्रेटरी को भी 5 साल की जेल होती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को याद कर रही होती है और उसकी फोटो को देख रही होती है जो उसने ट्री में लगा रखी होती है, और वो कहती है कि वो गायब ही हो गया है इस दुनिया से। अगले सीन में हम हीजू को दोजी के पास देखते हैं जहाँ पर वो उससे उसके हालचाल पूछती है और दोजी बोलता है कि मैंने आपके साथ बुरा करा है, आप पता नहीं मेरे पास ही क्यों आते हो। तो हीजू बोलती है पर वो तुमसे ही सबसे ज्यादा बातें करता था, इसलिए मैं तुमसे ही पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ कोई इसकी बात हुई है। तो दोजी बताता है जो उनकी हॉस्पिटल बेड पे बात हुई थी कि वो रिवेंज लेना चाहता था, पर फिर वो चीज सिर्फ ओरिजिनली थी, उसके बाद चेंज हो गया था प्लान। और हम फ्लैग में देखते हैं दोजी जब पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तो सायन बताता है कि पहले मैं रिवेंज लेना चाहता था, पर अब मैं वो सारी जिंदगी एक इंसान के साथ बिताना चाहता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद दोजी बताता है कि वो शायद तुम्हारी बात कर रहा था। हीजू वापस आ रही होती है बाहर, तभी उसको उसके कलीग मिल जाते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं जिसमें बताते हैं कि सायन जो थे उन्होंने मुझसे ही सारी चीजें ली थी, ट्राई वगैरह एक गुड हस्बैंड बनने की। जब हीजू ये बात सुनती है तो बोलती है कि मैं और भी आपसे बात करना चाहूंगी, और वो दोनों एक जगह बैठकर सायन की सारी बातों को सुन रही होती है हीजू। फिर हम हीजू को देखते हैं जो अपने पापा को एक जगह पर खाना खाने के लिए लाती है और अपने पापा को पूछती है कि आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं आपको यहाँ पर लाई हूँ खाने के लिए। वेट्रेस जब खाना लाती है दोबारा तो वो हीजू के पापा को पहचान जाती है, तो वो उसे वेलकम अगेन कहती है, जिसे हीजू कंफ्यूज हो जाती है और पूछने लग जाती है कि आप यहाँ पर आ रखे हो। तो हीजू के पापा बताते हैं कि हाँ मैं आ रखा हूँ, मैं सायन के साथ यहाँ पर आया था। जब हीजू ये सुनती तो कंफ्यूज आती है और वहाँ पर वो इमेजिन करती है कि सायन उसके पापा को उसी रेस्टोरेंट में लाया था और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हीजू पूछती है कि आप यहाँ पर कब आए थे, तो उसके पापा बताते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन। तो हीजू और भी पूछती है कि और कभी मिले हो, पर वो मना कर देते हैं। हीजू जब घर आती है तो वो देखती है घर खाली होता है और उसका डोरबेल बजता तो उसे लगता है सायन है। जब वो देखती है पर वो इना होती है। इना उसको लेने के लिए आती है पर हीजू मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। इना उसे वार्न भी करती है और बोलती है कि तुम्हें भूलना पड़ेगा उसे, पर हीजू बोलती है कि नहीं। हीजू बताती है कि जब तक मैं बेहोश थी तो मुझे पता है कि वो मेरे पास ही था, क्योंकि मैं महसूस कर सकती थी उसे। और हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बेड में होती है जहाँ पर सायन उसे सोने के लिए बोलता है जब वो अपनी नींद से उठ जाती है। हीजू बताती है इना को कि मुझे लगता है वो कभी भी आ सकता है और अगर मैं घर को छोड़ दूंगी तो वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर। इना उसे बोलती है उसके साथ जाने के लिए और उसे भूलने के लिए, पर हीजू मानती नहीं है और रोने भी लग जाती है। ये चीज इना को देख के काफी ज्यादा उसे दुख होता है। और हम देखते हैं जब वो घर से जा रही होती है वो याद करती है कि उसे सायन का मैसेज आया था कि उसे कहाँ मिलना है, और वो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सोफे पे बैठी होती है और वहाँ पर सायन को फोन करती है, पर फोन लगता नहीं है और वो जा रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि एक कॉल आ रही है इंटरनेशनल नंबर से। जब वो हेलो करती है तो वो फोन वापस से कट जाता है। फिर वो दोबारा करती है पर कॉल लगती नहीं है और वो सर्च मारती है तो वो एक जगह का होता है नंबर। वो जगह को देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है और अगली पल हम उसे देखते हैं वो ह्योक से पूछती है इसके बारे में। तो ह्योक बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर तो बताती है कि मुझे सिर्फ कॉल नहीं आया था। और हम देखते हैं वो बता रही होती है कि उसे एक मेल आता है इंटरनेशनल से और वो एक उसी जगह का होता है जिसका नंबर होता है, और वहाँ पर एक साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल स्कूल को डोनेट करा होता है उसने।
काफी पैसे। ह्योक जब ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तो हीजू बोलती है कि आपको कुछ पता हो कि वो कहाँ पर जाता हो। तो ह्योक बताता है कि वो एक ऐसी जगह पे जाता था जहाँ का सूरज काफी ज्यादा ही सुंदर दिखता था और वैसे भी वो सारी पिक्चर्स में डालता था, आपको पता ही होगा। जब हीजू ये सुनती है तो थोड़ी सरप्राइज होती है और ह्योक बोलता है कि आप वहाँ जाओगी तो ना वहाँ पर वॉर चल रहा है। पर अगले ही पल हम हीजू को देखते हैं जो जा रही होती है एयरपोर्ट से और वो आसमान में देखती है। फिर हम हीजू को उसी स्कूल में देखते हैं, साइन लैंग्वेज वाले में, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वो उसके प्रिंसिपल से मिलती है और पूछने लग जाती है कि क्या जो डोनेशन हुई थी वो इस इंसान ने करी थी। वो साइन की फोटो दिखाती है पर वो प्रिंसिपल मना कर देते हैं और हीजू को उस डोनेशन के लिए काफी ज्यादा थैंक यू बोलते हैं। फिर हीजू उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई सूरज देखने वाली जगह हो। तो वो प्रिंसिपल बताता है पर वो जगह पर प्रिंसिपल मना कर देता जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वॉर होने की वजह से लोग वहाँ पर सबको मार देते हैं, तो मना करते हैं। पर हम देखते हैं हीजू को जो उस जगह पर चुपके चुपके जा रही होती है। जब वो देख रही होती है कि कोई उसे दिख जाए, पर कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे बांधकर एक कार के अंदर डाल के ले जाते हैं। और वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो बैठे हुए होते हैं। कार कहीं जा रही होती है किसी डायरेक्शन में, पर वहाँ पर एकदम से ब्रेक लगता है और सारे लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर किडनैप हुए लोगों को कोई छुड़ा रहा होता है उनकी पट्टी वगैरह बांध के। पर जब वो इंसान हीजू के सामने आता है तो वो रुक जाता है और को बिना पट्टी खोले एक कार में बिठाकर किसी और जगह पर भगाने जाता है। किडनैपिंग वाले लोग उसके पीछे भागते हैं पर वो जो आदमी होता है कार को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर डार्क होता है और उसके पास से वो कार गुजर जाती है किडनैपिंग वाले लोगों की। हम उस इंसान को देखते हैं, वो हीजू के हाथ के पट्टी को काट देता है और उसकी आंखों की पट्टी को खोलता है और वो आदमी कोई और नहीं, सायन होता है। सायन जब हीजू को देखता है तो उससे काफी चीजें बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें ढूंढने आऊंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उस पर गुस्सा कर रहा होता है पर किडनैपर्स की कार गुजरने की वजह से वो दोनों छुप जाते हैं दोबारा से। और वहाँ पर सायन उसे बोलता है कि इसे तुम्हारी वजह से मुझे हर बार अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग से ही तुम नहीं होती तो मेरा प्लान कभी भी गलत नहीं जाता, पर तुम्हारी वजह से मेरे को प्लान चेंज करना पड़ता है। हीजू जब ये सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, बोलने लग जाती है कि तुम सारी चीजें प्लानिंग से करते हो पर मैंने कोई चीज प्लान से नहीं करती। बस एक प्लानिंग करी थी कि तुम्हें डिवोर्स देना है, पर वो भी नहीं कर पाई। वो रोने लग जाती है ये बातें करते करते। हीजू उसको देख रही होती है, फिर पूछने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों चले गए, तुम्हें बताना तो चाहिए था। और वो याद करती है जब किडनैपर ने उसको कुछ बोला था। तो हीजू से पूछने लग जाती है कि तुम्हें उसने क्या बोला था कि तुम यहाँ से चले गए थे और उसने ऐसा फेस बनाया था। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि सायन को उसने ये बताया होता है कि जो हीजू का भाई है वो तुम्हारे ही पापा ने मारा था क्योंकि उसने मेरा फेस देख लिया था। सायन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसी के पापा ने उसके भाई को मारा था, जिसकी वजह से हीजू काफी ज्यादा ही अच्छी जिंदगी नहीं जी पाई थी। और हम देखते हैं सायन को जो उसके भाई को भी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर ईना आती है अपने भाई को देखने के लिए और सायन बोलता है कि क्या हीजू को पता था। तो ईना बताती है कि हाँ उसे पता था। जब ये चीज सायन सुनता है तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। वहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम हीजू को देखते हैं जो बोलती है कि तुमने मुझे सिर्फ इस चीज के लिए छोड़ा था। तो सायन बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा टफ रही थी। काफी ज्यादा ही गिल्टी महसूस करता है। पर हीजू बोलती है कि तुम्हें इन चीज के लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें पनिश करना ही है तो वो मैं करूंगी। और वो उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं हीजू और सायन को, जिसमें हीजू उसके फोन को लेके बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये चीज काफी ज्यादा ही पसंद है। और वो उसके फोन में फोटोज को देख रही होती है सूरज के अलग अलग टाइम के और अलग अलग कलर्स के। फिर हीजू बोलती है कि तुम इसी वजह से यहाँ पर आए थे। तो सायन बताता है कि मुझे लगता था कि इस फोटोज को देख के मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ और मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो तुम्हें देख पाऊंगा इनके जरिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर ही आ जाओगी। फिर जो बोलने लग जाती है कि तुमने उस दिन मुझे कॉल करा था ना। तो सायन बताता है कि हाँ मैंने करा था, क्योंकि मैंने सपना देखा था कि तुम सपने में मेरे काफी ज्यादा ही रो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए करा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर ही आ जाओगी। जो ये बात सुनकर फिर बोलने लग जाती है कि तुमने मेरे नाम पर डोनेशन क्यों करा। तो सायन बताता है ये वो पेनल्टी है जो मुझे भरनी चाहिए थी। और हम याद करते हैं जब हीजू ने उसे वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था और उसमें वो ऐसे मांगती है अगर कोई भी रूल तोड़ेंगे। तो सायन बोलता है कि ये मेरी उसी चीज की भरपाई है और बताता है क्योंकि अब मैं ब्रेक करने वाला हूँ तुम्हें डिवोर्स देकर, और जो रियल सायन था वो नहीं, अब मैं करूंगा तुमसे शादी। ये सुनकर हीजू और सायन एक दूसरे को देख रहे होते स्माइल करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू और सायन की मैरिज की फोटो और वहाँ पर अलग अलग जगह की फोटोज होती है ट्रिप वगैरह की। उनका घर भी चेंज हो चुका होता है। गेट के बाहर हम सारे उसके फ्रेंड्स वगैरह, कलीग्स वगैरह, रिपोर्टर सबको देखते हैं जहाँ पर वो सारे उनसे मिलने के लिए आते हैं। सायन उन्हें वेलकम करता है जिससे वो सारे अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर खाना देखकर वो काफी ज्यादा ही शौक में होते हैं और पूछने लग जाते हैं कि हीजू ने बनाया है। पर हीजू बताती है कि ये मैंने नहीं, सायन ने बनाया है। ये सुनकर वो सारे के सारे काफी ज्यादा ही शौक में होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर सायन कुछ चीज बोलने वाला होता है कि हीजू उसका मुंह बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो कलीग होती है उसका रिंग देखती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है जब उसकी रिंग देखती है। वो सारे काफी अलग अलग बातें कर रहे होते हैं खुशी के। और तभी ह्योक पूछता है कि तुमने अपना जो चेंज कर दिया है नाम, ये क्या ट्रू है। तो सायन बताता है कि हाँ ये सही है और वो नाम पूछने लग जाते हैं। तो हीजू बताती है कि इनका नाम है अब पेक यू योन। तो उसका नाम का मीनिंग पूछते हैं जिसका मतलब होता है लव ओनली। ये देखकर वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं और सांगो और यूरी अपनी मैरिज की भी वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, जिसे सुनकर वो उनको कांग्रेचुलेट भी करते हैं।
जब सब चले जाते हैं अपने अपने घर तो हीजू बर्तन धो रही होती है और सायन आ जाता है, उसके पीछे से गले लगा लेता है। तो हीजू से बताती है कि मैंने दोबारा से अप्लाई करा है इंटरप्रेटर के लिए क्योंकि मुझे वो जॉब अच्छी लगती है। तो सायन बोलता है कि अच्छी बात है अगर तुमने करा है, और वो दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हम सायन को उन्हीं अंकल के पास जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर वो उनके सामने खाना खा रहा होता है। पहले उन्हें बताता है कि बीच में मुझे फिश अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे वही चीजें याद आती रहती थी, पर अब मैं ये चीज खाना चाहूंगा, और वो खा के बोलता है कि अभी भी टेस्ट वही है। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है कि मुझे अभी सायन के साथ रहना है, और सायन इसलिए नहीं आया था कि मुझे लगा था कि आप लोग उसे अभी पसंद नहीं करोगे। तो उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ रह रही हो, पर हीजू बोलते है कि आपको चीजें भी स्लोली लेना चाहिए, और उसकी मम्मी मान जाती है वाली बात। जब वो घर से बाहर आती है तो इना उसको मिलती है और इना उससे सॉरी मांग रही होती है पिछले पास्ट की चीजों के लिए, पर हीजू से मना करती है और बोलती है कि मैं पास्ट की चीजें भूलना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं पास्ट की चीजों को याद करूंगी तो मैं प्रेजेंट को अच्छे से जी नहीं पाऊंगी, और उसका हाथ पकड़ के उसे कंफर्ट देती है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो रिपोर्टिंग कर रही होती है और वहाँ पर हीजू जो होती है इंटरप्रेटर कर रही होती है। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद वो सायन को फोन करती है पर सायन फोन नहीं उठाता है और वो घर पर जाती है। घर पर जाती है उसको सायन का फोन आता है और वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो। तो सायन बताता है कि मैं यहीं पर ही, और हम देखते हैं सायन के पास दोजी भी होता है सामने जो उसे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। हीजू उसको चीजें बोल रही होती है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आए नहीं हो, पर सायन बोलता है कि मैं आने वाला हूँ, और वो वैसे ही बात करने लग जाता है जैसे वो हीजू से बात करता था जब वो उसे कॉल करती थी। तो हीजू भी उसी मोड पे आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है, और सायन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे हर चीज बतानी चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई भी डिमांड वगैरह, तो तुम्हें हर चीज को बताना चाहिए। तो हीजू बोलती है चलो ठीक है मैं करूंगी, और वो उससे पूछती है कि तुम घर कब आ रहे हो। तो सायन बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर हम हीजू और सायन को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर चल रहे होते हैं और वहाँ पर वो अपनी सारी चीजें बता रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को छुपाते नहीं है और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं और वह एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो सीरीज यहीं खत्म होती है। आपको व्हेन द फोन रिंग्स कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसके भी नाम लिखिएगा। अगर आपको जे ड्रामा देखना है जिसमें एक फादर अपनी डॉटर से मिलता है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, तो राइट क्लिक करें, एंड बबली गर्ल और क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने तो लेफ्ट क्लिक करें।